अमेरिका में कुछ वालिदैन ने टिकटॉक कंपनी पर केस दायर किया है ये इल्ज़ाम लगाकर कि इस ऐप की वजह से इनके छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि किस तरह सोशल मीडिया छोटे बच्चों को यहां पर अफेक्ट कर रहा है और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को किस तरह डील किया जा रहा है, क्या क्या इकदाम लिए जा रहे हैं और पेरेंट्स पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिफोर कॉमेंटिंग एनीथिंग, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कुछ पॉइंट्स हैं इस पूरे मामले में जो समझना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के वालिदैन जो सोशल मीडिया से ना वाकिफ़ हैं उन्हें बहुत ये बेसिक पॉइंट्स जो हैं समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं इस केस पर बात करना चाहता हूँ। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में दो पेरेंट्स हैं, दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये केस दाखिल किया है टिकटॉक कंपनी के खिलाफ। उनकी कंप्लेंट ये है कि उनकी एक 8 साला बच्ची और एक 9 साला बच्ची की हाल ही में जान चली गई सोशल मीडिया, ये टिकटॉक जो ऐप है उसके एक चैलेंज की वजह से। वो चैलेंज क्या है, उसे ब्लैकआउट चैलेंज हाल ही में एक सामने आया है, जिसके तहत मुख्तलिफ लोग पूरी दुनिया में अपनी वीडियोस बनाते हैं अपने आप का गला घोंट कर, और ये साबित करने के लिए लोगों को कि वो कितने अरसे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ये ऐसा करने का ऑब्वियसली मोटिवेशन उनके पीछे यही है, इन तमाम छोटे बच्चों की या यंग लोगों की, कि वो मशहूर होना चाहते हैं। हर कोई 15 मिनट के लिए मशहूर होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, वायरल होना चाहता है, इसलिए ये वीडियोस बनाते हैं और फिर इन वीडियोस को देखकर दूसरे बच्चे जो हैं या बाकी लोग जो हैं ऐसा ही उनके जैसा करने जाते हैं और फिर इस तरह वायरल भी होते हैं, मशहूर भी होते हैं और सारे प्रोसेस में इनकी जानें चली जाती हैं। इस लॉ सूट में दो फैमिलीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक बच्ची का ताल्लुक रियासत टेक्सास से है, दूसरी का ताल्लुक रियासत विस्कॉन्सिन से है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ इस ब्लैकआउट चैलेंज की वजह से अब तक 12 बच्चों की जानें जा चुकी हैं और इस पूरे रीजन में, नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक रीजन में, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 बच्चों की जानें जा चुकी हैं इस किस्म की वीडियोस बनाते हुए या एक्सट्रीम ये ब्लैकआउट चैलेंज में। इसके अलावा भी आपने पहले भी खबरें सुनी होंगी, पूरी दुनिया में लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ये वीडियोस बनाने की खातिर, मशहूर होने की खातिर, और इस पूरे प्रोसेस में इनकी जानें चली जाती हैं। अच्छा, अब ये होता किस तरह है, थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। जब भी ये छोटे बच्चे टिकटॉक यूज़ करते हैं या वो ऐप यूज़ करते हैं, तो इस ऐप में एक ख़ास डिज़ाइन के तरीके से उन्हें ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं जो कि लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। टिकटॉक का एक एल्गोरिदम है कि जो मशहूर वीडियोस होती हैं इन ऐप्स पे, जो जितनी ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं वही वीडियोस इन बच्चों के सेल फोन्स पर आती हैं, खुद ब खुद। वो ढूंढते भी नहीं हैं और सामने इनके आ जाती हैं और फिर वो देखते हैं। जाहिर है क्योंकि बाकी लोग भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें एक्सट्रीम होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो यही वीडियोस इन बच्चों को दिखाई जाती हैं। नाउ इमेजिन, अगर कोई 8 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 12 साल का बच्चा या बच्ची ये वीडियोस देख रही हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है, पूरी दुनिया में ये लोग करते हैं, ये एक्सट्रीम स्टंट जो लोग करते हैं वो नॉर्मल है और उन्हें भी ऐसा करना चाहिए मशहूर होने के लिए अपने दोस्तों में, पूरी दुनिया में, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्पेसिफिक ब्लैकआउट चैलेंज है उसमें ये दो केसेस को सामने रखा गया है कि जिसमें एक बच्ची ने अपने बेडरूम में अपने आप को एक रस्सी से, गालबन ये डॉग जो लीश होती है उससे अपनी गर्दन को स्ट्रैंगुलेट किया और उससे उसकी जान चली गई। और एक जो दूसरी बच्ची थी उसने भी अपने घर में ऐसा ही कुछ किया। और ये बच्चे घंटों भर, पूरे दिन टिकटॉक को इस्तेमाल करते थे और इसके नतीजे में उनकी ये जानें गई हैं। अब ये लॉ सूट जो चैलेंज किया गया है अमेरिका में, एलए काउंटी में, वो बेसिकली टिकटॉक कंपनी को ये उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, क्योंकि अमेरिका में एक लॉ है सेक्शन 230 के नाम से, जिसके तहत किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को कंटेंट मॉडरेशन पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मीनिंग ये कि अमेरिका का जो लॉ है बाय डिज़ाइन ये कंपनीज को फ्रीडम देता है कि आप जो चाहें कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। और इन कंपनीज पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो टिकटॉक है या फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पे यूट्यूब या टिकटॉक या फेसबुक खुद से कोई वीडियोस नहीं बनाते, मेरे आपके जैसे यूजर्स वीडियोस अपलोड करते हैं। इसीलिए इन कंपनीज पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ये जो केस इन पे दाखिल किया गया है वो कंटेंट मॉडरेशन के तहत नहीं किया गया है। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कंपनी पर कि उनकी जो प्रोडक्ट है, जो ये ऐप है, उसकी डिज़ाइन इस तरह की गई है जिसमें बच्चों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया। और हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिससे ये पता चला था कि ये कंपनी जो है टिकटॉक, बाकी कंपनियों की तरह भी उनका मेन मकसद
बच्चों को या जितने भी उनके यूजर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पर रखना है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह रख सकते हैं? उनको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाकर या ऐसे चैलेंजेस दिखाकर जिससे वो पूरा पूरा दिन या घंटों भर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब उसमें उनका क्या फ़ायदा? उनका फ़ायदा ये है कि जितना ज़्यादा यूज़र टाइम स्पेंड करते हैं उतनी ज़्यादा एड्स वो देखने वालों को दिखाते हैं। जितने ज़्यादा एड्स वो देखते हैं उतना ज़्यादा इन एड कंपनी का बिजनेस होता है। ये एक बिजनेस मॉडल है पूरी दुनिया में, जिस तरह टीवी पे भी चलता है वगैरह वगैरह। तो उन्हें इस कंपनी को इस बेस पे सू किया गया है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो उसमें फॉल्ट है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और इन डेथ्स की जिम्मेदारी मतलब आपकी प्रोडक्ट की वजह से हुई है। अच्छा, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने इस मामले पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। उनका कहना यह है कि ये पेंडिंग लॉ सूट है, इस पे उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। लेकिन उससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन इन पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी हर बार ये कोशिश होती है कि इस तरीके का कोई अगर वायरल चैलेंज सामने आए या कोई ऐसा चैलेंज सामने आए जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको हर्ट हो रहा है, तो वो उन ट्रेंड्स को डिलीट कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से और उस पर क्रैक डाउन करते हैं वगैरह वगैरह। और ये इस किस्म की जो ट्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका में या पूरी दुनिया में नहीं आए, बल्कि उससे पहले भी होते थे। और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि सोशल मीडिया से पहले भी बहुत सारे इस किस्म के क्रेज़ी ट्रेंड्स चलते रहे पूरी दुनिया में और मुख्तलिफ इस किस्म के स्टंट्स की वजह से लोगों की जानें जाती रही हैं। उनका ये मौक़िफ़ है इस बारे में। अच्छा, अब इस चीज़ से निपटने के लिए अमेरिका में कानूनी तौर पर क्या किया जा रहा है? जैसे जैसे ये केसेस सामने आते हैं तो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लॉ मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी तरफ से हमेशा ये प्रपोजल्स आते हैं कि इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को कानून के ज़रिए ऐसी लेजिस्लेशन लेके आनी चाहिए जिनसे वो पाबंद किया जाए कि बच्चों की और ख़ासकर कम उम्र के लोगों की सेफ्टी को सामने रखा जाए और ऐसी पाबंदियां उन पर लगाई जाएं कि अगर इस किस्म की किसी चैलेंजेस से या कुछ प्रोडक्ट की वजह से किसी की डेथ होती है या उनका नुकसान होता है तो उन पर जिम्मेदारी डाली जाए और उन्हें कानूनी तौर पर पाबंद किया जाए ताकि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे बच्चों का या किसी का नुकसान ना हो। इस किस्म के ऑलरेडी अमेरिका में बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं और अभी रियासत कैलिफोर्निया में ही 2-3 ऐसे प्रपोजल्स पेश किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मज़ीद पाबंदियां इन कंपनीज पे लग सकती हैं। अब आप भी जब ये सोच रहे होंगे तो सबसे आसान थॉट जो हम सब के जहन में आता है वो ये कि ये सब पागलपना है, ये सारी कंपनियां क्यों, इनको इजाज़त है इस सब सारे मामले को बंद कर देना चाहिए। ये थॉट एक नेचुरल थॉट है, हम सब के जहन में आता है, लेकिन क्या ये पाबंदी लगाने से वाकई इस मसले का हल होगा या नहीं होगा? इसका कोई सीधा जवाब किसी के पास भी नहीं है। मेरा जो इसमें ओपिनियन है और बाकी लोग इस पे भी कहते हैं कि सिर्फ ये मसला नहीं, बाकी हमारी ज़िंदगियों में जो दूसरे सोशल मसाइल सामने आए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, उसमें पहली बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हैं, लग चुकी हैं, लग रही हैं। अक्सर ममालिक में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को पर बैन लगा दी जाती है, कुछ ड्रग्स पर या किसी किस्म की एक्टिविटीज़ पर। तो उन बैन पे जितनी सख्त से सख्त आप बैन लगाते हैं, क्या वो बैन लगाने से उन चीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी लग गई है या नहीं लग गई है? ये उन मुल्कों में रहने वाले, ख़ुद अमेरिका में एक ज़माने में प्रोहिबिशन या अल्कोहल पर पाबंदी काफ़ी सख्त तरीके से अमरीकी हुकूमत की तरफ से लगाई गई थी और वो बाद में पॉलिसी फेल हो गई थी, उनको वापस लेना पड़ा था क्योंकि उस पॉलिसी की वजह से फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हो रहे थे, ब्लैक मार्केट वगैरह वगैरह और इलीगल लिकर की सेलिंग। बहरहाल ये पॉइंट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जब भी इस किस्म की पाबंदी आती हैं जिसमें एक तरफ जो सेलर्स हैं या कंपनीज हैं उन पर पाबंदी लगाई जाती है तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं। हैरत की बात यह है कि इस तमाम मसले में जब भी ये डिबेट्स आती हैं सोशल मीडिया की, खास करके इन कंपनियों पर मजीद ज़्यादा से ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएँ, इस सारी कॉन्वर्सेशन में कहीं पे भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बहुत कम देखी जाती है, खासकर लेजिस्लेशन के दौरान या पॉलिसी मेकर्स के दौरान। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे टिकटॉक यूज़ करते हैं या कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उनके हाथ में फ़ोन कहाँ से आता है? ये जिम्मेदारी जो भी उनका पेरेंट है, उनका जो गार्डियन है, जिसकी भी सरपरस्ती में वो बच्चे पड़े होते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए या होता है कि इन बच्चों का जहन इन एक्सट्रीम चीज़ों को जो देखने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग, एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर
ये फ़ोन्स दिए जाने चाहिए या शायद ना देने चाहिए, हर पेरेंट का अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये बड़ी हद तक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया कंपनीज पे बनती है, क्या उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे नहीं बनती? इस एक केस में जो जिस 8 साल बच्ची का जिक्र किया गया है, जिसकी बॉडी अपने घर में पाई गई थी, ये पहली मर्तबा नहीं था कि उसने ऐसा चैलेंज किया था। इस लॉ सूट के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रही थी, पहले से कहीं वो ट्रैवल करके आए थे, और उस पूरे ट्रैवल के दौरान वो पूरा ट्रिप जो है वो गाड़ी में सेल फोन लेके बैठी हुई थी और ये वीडियोस देख रही थी, और उससे पहले भी इसने ये चीज़ अटेम्प्ट किए थे। तो क्या ये सब कुछ होने के बाद, और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, जब वो सुनते हैं ऐसी कहानियाँ और ऐसे ट्रेंड्स उनके सामने आते हैं, और जब वो अपने बच्चों को ये सेल फोन्स थमा देते हैं विदाउट एनी सुपरविजन, या घंटों तक अगर बच्चे सेल फोन पर बैठे होते हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं या किस तरह इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नज़र में पेरेंट्स पे भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनसे मुकम्मल तौर पर फ़ोन छीन लें या कुछ भी, मैं एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स को खुद भी ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, और अपने बच्चों के साथ ये बात करें, कॉन्वर्सेशन करें। उन पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो वो देख रहे हैं वो असल दुनिया में कितनी रियल हैं या कितनी रियल नहीं है, और उनसे उनकी सेफ्टी को कितना खतरा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन की इतनी भरमार है, और पेरेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि आज के ज़माने में बहुत बिजी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा उन पर काम हो सकता है, लेकिन बच्चों की सेफ्टी या बच्चों की जो पेरेंटिंग है वो भी उतनी ज़रूरी है जितने उनके बाकी काम ज़रूरी हैं, स्पेशली जब उनकी जान ख़तरे में पड़ जाए। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कम देखने में आती है। जितनी भी लेजिस्लेटिव डिबेट होती है वहाँ पर हमेशा ये पाबंदियाँ या रिस्ट्रिक्शन जो है कंपनी पर लगाने की बात की जाती हैं, जो कि उसका एक आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन उतना ही ज़ोर शायद पेरेंट्स पे या पेरेंट्स को एजुकेट करने में होना चाहिए। टिकटॉक अगर पेरेंट्स यूज़ नहीं कर रहे तो उन्हें करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या चीज़ें आ रही होती हैं और उनके बच्चे क्या देख रहे होते हैं, ताकि उनसे वो कॉन्वर्सेशन कर सकें और उनको बता सकें कि ये चैलेंजेस उनके लिए कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में कुछ साल पहले मैंने एक खबर देखी थी अमेरिका में कि वॉलमार्ट कंपनी ने एक कार सीट, जो बच्चों की कार सीट बनाती है, उससे मिलकर एक ऐसी कार सीट वो लेकर आए थे जिसमें अगर बच्चे को आप गाड़ी में भूल जाएं तो वो कार सीट बीप करती है पेरेंट को रिमाइंड कराने के लिए कि आपका बच्चा कार सीट में है और आप उसको गाड़ी में छोड़कर ना जाएं। ये बज़ाहिर देखने में कोई मज़ाक़ बात लगती है, लेकिन अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 30 से 40 बच्चे इस तरह मौत का शिकार हो जाते हैं कि वो कार सीट गर्म गाड़ी में, या तो माँ बाप बच्चों को कार सीट में ही भूल जाते हैं जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं, या किसी एक्सीडेंट की वजह से। और अब मुख्तलिफ, आप जब नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं तो उनमें भी सेंसर्स लगाए गए हैं। जब आप गाड़ी में उतरते हैं तो गाड़ी आपको रिमाइंड कराती है कि चेक योर बैक सीट, आपकी बैक सीट में कुछ है तो नहीं। बेसिकली इंटेंशन ये होती है कि आपको याद कराएं कि आपका बच्चा कार सीट में है। अगेन, इस केस में भी एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से बच्चों की डेथ को कम कर सकें, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि माँ बाप पे भी कोई किसी तरीके से उनको ये बताया जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को ही कार सीट में भूल जाते हैं। सो इट्स अ टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। और मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि हुकूमत, चाहे दुनिया की जितनी भी पावरफुल हुकूमत हो, जितने भी आप रेगुलेशंस ले आएँ, इन सोशल प्रॉब्लम्स को 100% कभी भी इसलिए ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम्स जितने इफ़ेक्टिव तरीके से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर किए जा सकते हैं, उतने रेगुलेशन से या किसी हुकूमत के डंडे से दूर नहीं किए जा सकते। आई होप दैट मेक सेंस। इसके बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन है या आपने कोई रेगुलेशन इस तरीके की बाकी दुनिया में देखी हैं या सोशल प्रैक्टिसेस देखी हैं, तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट्स इट। I'll see you next time, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.